आज चर्चा देश में हॉस्पिटल सेफ्टी के मरे हुए सिस्टम पर। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार पॉल हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं SPA यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। डॉक्टर पॉल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं डॉक्टर GC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के। डॉक्टर मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर पॉल, चर्चा की शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, कि पुणे हिट एंड रन केस में भी हमने सिस्टम की मौत पर सवाल उठाए थे। सवाल ये है सर कि ये सब बातें ये हम तब क्यों करते हैं जब हमारे बीच से चले जाते हैं, जब हादसों में हम अपनों की जान गंवा देते हैं। उसके बाद हर बार इस तरह के हादसों के बाद उन पर कुछ चर्चाएं होती हैं। जब तक मुद्दा गर्म है तब तक चर्चा होंगी, हेडलाइंस भी बनेंगी, एनालिसिस भी आएगा, डेटा भी आएंगे, बट धाक के 3 बाद में क्या सर, मैं इसे आप अपने अनुभव से बताएं सर। मैं एज अ आर्किटेक्चर आपको ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपका एक लंबा अनुभव जो सार्वजनिक जीवन में रहा है, इस तरह के मामलों को देखने, पढ़ने और उनको ऑब्जर्व करने का रहा है, ज़रा उस अनुभव से बताएं सर। हम क्या चूक रहे हैं, हम क्या मिस कर रहे हैं, कौन सी कड़ी है जो हम छोड़ जाते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो इस दर्दनाक हादसे के लिए मेरी संवेदना, बहुत अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। आपके प्रश्न में ही इसी का जवाब है। ये सब क्या करना है बतौर गाइडलाइंस हम सबको मालूम है। अब सवाल ये होता है कि क्या हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिलीजेंटली जिम्मेवारी से करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसको ये तो है नहीं कि NOC आज हुआ और परसों हादसा हो गया तो एकदम से ये सारी इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही होगी। हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन को होने के बाद हमने उसके ऊपर नज़रअंदाज किया, ये तो इंक्वायरी की बात है। तो इम्प्लीमेंटेशन को सच्चे मन से बच्चों की जान के लिए, ICU के पेशेंट्स के लिए उसको फॉलो करना जिम्मेवारी। दूसरा, उस इम्प्लीमेंटेशन को मेंटेनेंस और रेगुलरली उसको फॉलो करते रहना एक वो भी बहुत बड़ा कारण है जो शायद हमारी NOC में नहीं पूरी तरह से दर्शाया जाता होगा या है, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या दरवाजे हमारे हैं कि नहीं हैं, मटेरियल्स इनफ्लेमेबल हमने ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर कर लिए हैं कि नहीं, बच्चे जितने हमारे को चाहिए उससे ज़्यादा स्टोर कर लिए, या लिनन है या कोई ऐसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। हमें इस ICU के हवाले से ये बात बिल्कुल सोच के रखनी चाहिए कि ये जगह वो है जहाँ छोटी से छोटी घटना भी ओवरवेल्म कर देती है सिस्टम को, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ ये कह लेना कि सारे अगर 20 पॉइंट्स हैं तो उसमें से एक भी पॉइंट चूक गया तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है। और ख़ासकर ICU पेशेंट्स में, बच्चों जैसी जगह पे जहाँ उनको निकालना मुश्किल है, तो ये कम से कम ये जानकारी हम अप्रिशिएट उस टाइम पे नहीं करते हैं। और इसको रेगुलरली मॉनिटर करना और उसके लिए कोई जिम्मेवारी की एक गाइडलाइन की तरह उसको फॉलो करना, ये मेन इशू मेरे को अभी शुरू में। डॉक्टर प्रोफेसर पाल, मैं एक और सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूँ। आप SPA से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रीमियर संस्था है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जब प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बात आती है, ज़रा हमें बताएं सर, हमारे देश में चाहे वो अस्पताल बन रहा है, चाहे वो मॉल बन रहा है, चाहे वो कोई गेम जोन बन रहा है, फॉर दैट मैटर वो कोई भी बिल्डिंग बन रही है, छोटा सा घर बन रहा है, ये प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो हमारे बिल्डिंग कोड से जुड़े हुए हैं, इसमें सेफ्टी फर्स्ट आनी चाहिए प्लानिंग के दौरान और आर्किटेक्चर के दौरान। क्या वो हमारे सिस्टम की साइकोलॉजी में है सर, या ये सिर्फ रस्म अदायगी है? ये सिर्फ फाइलों पर साइन कर देने का जो रस्म अदा की जाती है, NOC, ये सब थोड़ा सा अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने अनुभव की लकीरों को थोड़ा सा लांघ भी पाएं सर, तो प्लीज हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि क्या ये सारे कानून, नियम सिर्फ रस्म अदायगी हैं या कोई सीरियसली लेता है सर इनको? इसमें देखिए, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फायर सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए,
वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड में अंकित है। और ये वो इतना डिफ़िकल्ट कोड नहीं है कि जिसको समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। अक्सर सब आर्किटेक्ट्स को उनके बारे में इसका पढ़ाया जाता है और उनको मालूम भी होता भी है। अब वो किसी की क्या मजबूरी, लापरवाही या कुछ ऐसी कोई क्या किस सिचुएशन के तहत कोई उसको नहीं कर पाते हैं, ये विषय अलग है। पर जहाँ तक हमारी एजुकेशन और उसका, और ये भी आप देखिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे अभी हमारे एम्स हैं या बड़े इस तरह के अस्पताल हैं जो नए भी बन रहे हैं, उन सब में इन प्रावधानों का लिखा जाता है। उनमें कोई लापरवाही कोई मेंटेनेंस में होती है तो ऑडिट सिस्टम है हमारा, तो उसको फॉलो किया जाता है। पर जब कोई ऐसे जो उनकी गाइडलाइंस में लापरवाही होती है, कई बार ये भी देखने में आता है कि किसी आर्किटेक्ट ने दिया हो तो उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी ने उसमें तब्दीली करी, और तब्दीली करके के से पहले किसी एक्सपर्ट से उससे जानकारी नहीं ली, तो उससे भी ये लापरवाही हो जाती है। और ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है इसको समझना, और मेरा अनुभव बिल्कुल बहुत अच्छा रहा है कि कभी आप फायर डिपार्टमेंट से थोड़ी सलाह भी ले लें तो वो भी आपको 4 चीज़ें अच्छे से बता देंगे कि 1 2 3 4 कर दीजिए। जैसे जीना है, बाहर निकलने की व्यवस्था है, दूसरा दरवाज़ा है, या इनफ्लेमेबल मटेरियल को नहीं स्टोर करना, बिजली के उसके तारों को ठीक से रखना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े आराम से इनको किया जा सकता है। एब्सोल्युटली सर। 1970 के दशक से 1970 के दशक से हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड है। उसको 2016-17 में इसको रिवाइव भी किया गया। लेकिन जो आप बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, आप देश के किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, तार लटक रहे हैं तो लटक रहे हैं, बिल्डिंग्स नियमों को ताक पर रखकर बनी हैं तो बनी हैं। सिलेंडर्स, आप ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ दीजिए, घरों में इस्तेमाल होने वाले, रेस्टोरेंट होटल्स में इस्तेमाल होने वाले, कमर्शियल प्राइवेट, इन सिलेंडर्स की आप बात करके देख लीजिए। फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो नॉर्म्स हैं, उनका कितना पालन होता है, और उसके बाद इन सब इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए आपकी ट्रेनिंग्स कितनी होती हैं इस देश में, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हम ऐसे क्यों हैं? डॉक्टर मिश्रा, आप तो सबसे पहले रिस्पोंडेंट हैं जब भी कोई फायर सेफ्टी की घटना होती है, जिस विभाग से आप जुड़े रहे, क्या आपको उस समय नहीं लगता कि दरअसल ये आग दरअसल उस समय की लगी हुई आग नहीं है, दरअसल एक इस आग के इंतजाम न जाने कब से किया जा रहा था, सिर्फ वेट किया जा रहा था कि कब ये आग लोगों का घर, सामान और जिंदगियां स्वाहा कर ले? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये फैक्ट ये है कि आग बिल्डिंग में नहीं लग रही है, ये या तो भगवत कृपा है या उस बिल्डिंग में रहने वालों की किस्मत। अगर नहीं लगी तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम ऐसा हो गया है कि जिसमें कि ये घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। और आपने बहुत सही कहा कि 1970 में पहला बिल्डिंग कोड आया था, उसके बाद 83 में आया, फिर 97 में, 2005 में, 2016 में। लेकिन कमोबेश ये सारे बिल्डिंग कोड जो थे वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किए गए। और जब दिल्ली में पहला फायर सेफ्टी लॉ आया था 1986 में, दिल्ली फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट, उसके पहले बहुत दिल्ली बस चुकी थी और उसमें किसी भी तरीके के इंतज़ाम नहीं थे, और वो बिल्डिंग आज भी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो बिल्डिंग इन कोड्स के या फायर सर्विस एक्ट के आने के बाद बनी है और जिसमें फायर विभाग से एनओसी लिया गया है, उसमें होने वाली घटनाओं में बहुत कमी आई है, और उसमें होने वाली मौतों में भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है। दिल्ली में जो ज़्यादा मौतें हुई हैं वो उन बिल्डिंग्स में हुई हैं जो कि फायर सेफ्टी एक्ट के तहत आती नहीं है। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि जब हम नियम बनाते हैं
तो उस समय बड़ा डेमोक्रेटिक होकर के, बड़ा लिबरल होकर के हम नियम बनाते हैं कि ये अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा, कितना खर्चा आएगा इस पे। तो ये सारे कंसिडरेशन जो है वो हमको परेशान करते हैं। दिल्ली में नर्सिंग होम की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1200 ऐसे नर्सिंग होम हैं जो चल रहे हैं और जो नर्सिंग होम के तरह की बिल्डिंग नहीं बनाई गई हैं। उसमें ऐसी इनएडिक्वेसीज हैं, ऐसी कमियां हैं जिसको कि दूर किया नहीं जा सकता। अब सवाल आता है कि जब सरकार नियम बनाती है तो ये देखा जाता है कि ये 1200 बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नियम बनाइए जिससे कि ये बिल्डिंग चलती रहें। एक एडहॉक कोई नियम बना दीजिए जिसके तहत इनको एनओसी दे दिया जाए। समझने की बात यह है कि एनओसी देने से बिल्डिंग सेफ नहीं हो जाती। बिल्डिंग की डिज़ाइन उस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना हो तो उस समय जो उसके ऑक्यूपेंट्स हैं वो बाहर निकल सके या उनको बाहर निकाला जा सके। दिल्ली में पहले भी आग लगी है जो इसी ट्रांस जमुना में, वहाँ पे भी बहुत लोगों की डेथ हुई थी और वहाँ भी खिड़की से लोग निकाले गए थे, और इस केस में भी खिड़की से लोग निकाले गए। तो खिड़की से निकालने का मतलब यह है कि उस बिल्डिंग में जो जीने थे वो या तो सफिशिएंट नहीं थे, अपर्याप्त थे, और या उनमें पहुंचने के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं थी। इतना धुआं और हीट वहाँ पर थी कि वहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी, और एक और बात कहूँगा, थोड़ी सी कड़ी बात कह रहा हूँ, कि जितनी भी आग की दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें हमने कोई लेसन नहीं सीखा कभी। हमेशा हम मीडिया में भी अगर आप देखें तो जो मीडिया में हेडिंग्स आती है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन, तो ये पुलिस का काम है, वो जिम्मेदार आदमी ढूंढेंगी और उसको सजा होगी अपने न्यायिक प्रक्रिया से द्वारा। लेकिन कोई भी इंसिडेंट के बाद कोई ऐसी कमेटी कभी नहीं बनती है कि जो ये स्टडी करे कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके कि ऐसी दुर्घटनाएं न हो। हर बार दुर्घटना होती है और ये जो केसेस होते हैं वो सालों दर सालों चलते रहते हैं। 10 साल 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, गॉड ओनली नोस। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो ये है कि अगर आग लगी है तो क्या कारण थे और उन कारणों को जांच करके और कैसे ये आग क्या है और कैसे ये आग आगे न लगे, कैसे ये आग आगे न लगे ये सुनिश्चित हो। देखिए, कैफ भोपाली साहब का एक शेर है कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। आपके लिए एक चिंगारी हो सकती है एक आग, लेकिन उस आग के कारण न सिर्फ आसपास की रिहाइश झुलसती है बल्कि ज़िंदगियां झुलसती हैं, उम्मीदें झुलसती हैं, एक पूरे राष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने वाली पूरी पीढ़ी झुलसती है। लेकिन इसकी सिचुएशन की ग्रेविटी शायद हम उतना समझ नहीं पा रहे हैं। मैं डॉक्टर पाल आपके पास, प्रोफेसर पाल मैं आ रहा हूं आपके पास। दो दिक्कत मुझे नज़र आती हैं और दोनों दिक्कतें बहुत ही गंभीर हैं। पहली दिक्कत कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में नेग्लिजेंस है, वहां पर उनका पालन नहीं हो रहा है, और जैसे सर ने कहा कि एक एडहॉक सिस्टम तैयार हो रखा है। मैं आज जो सिचुएशन आपसे बातचीत करके जो मुझे लग रहा है कि पूरे देश में ये एडहॉक सिस्टम जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा, ये एक सच्चाई है देश की। आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, वहां पर एक एडहॉक सिस्टम है, वहां पर नियमों, कायदों और उनके पालन होने की बीच की एक ग्रे लाइन है, वो एडहॉक सिस्टम चल रहा है। अब पहला दिक्कत तो ये, दूसरा आपका इमरजेंसी रिस्पांस। चलिए नेग्लिजेंस थी, जो भी था, लापरवाही हो गई। दूसरा, आग लगने के बाद अस्पतालों में या किसी भी जगह पर, उसके बाद जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस होता है, उसमें भी हम इतने आगे नहीं हैं कि हम उठाकर आगे बढ़कर बचा पाएं। ये दो तरफा जो दिक्कत है सर, ये कितनी गंभीर है और कैसे इसको कम किया जाए? तो पहले तो ये सटीक ये है कि ये एडहॉक सिस्टम है। डॉक्टर मिश्रा ने इस सिस्टम को बहुत क्लोजली देखा है और सर ने ये बात कही कि
ये कानून आ जाता है पर पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर लागू नहीं होता है। क्यों हम ये नहीं बता पाते जिन बिल्डिंग्स के ऊपर नई जानकारी के हिसाब से नया कानून लागू होना चाहिए, उनमें कम से कम हम लापरवाहियों में कमी लाएं। अगर 5 बच्चों की जगह है तो 12 क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम नया कानून अप्लाई नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, दूसरा जब लगा नहीं पा रहे हैं तो 2 के ऊपर फिर आप 15 लगाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपके पास स्टोर है, कुछ तो जानकारी लापरवाहियों को, जब आपको पता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो लापरवाहियों को कम करें। ये सारा सिस्टम हमें मालूम है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, यही एडॉक सिस्टम है। दूसरा प्रश्न आपका क्या करेंगे, जरा रिपीट करेंगे? हाँ सर, ये दो तरफा है। एक तो हमारा ये पूरा एडॉक सिस्टम काम कर रहा है और इस एडॉक सिस्टम में नुकसान हो गया तो उसका हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके लिए भी हमारी तैयारी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के ऊपर आप और आपके माध्यम से सब दर्शक और सब के तक मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आईसीयू में पर्टिकुलरली, हॉस्पिटल में उससे थोड़ा कम इवैक्यूएशन, बच्चों को बाहर निकालना, आप मान के चलिए ये मेथडोलॉजी नहीं है। आप बच्चा उसके ऊपर कोई वेंटिलेटर पे है या किसी और पे लगा हुआ है, वो तो वैसे ही जान से उसके खेल रहा है। तो जब हम इवैक्यूएशन सिस्टम, हमारा जो एनबीसी का आधारभूत, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उसका उद्देश्य ये है कि उस जगह पे, उस हॉस्पिटल, उस ऑक्यूपेंसी में वो सुरक्षित रहेगा। मैं उस बच्चे को उठा के कहाँ ले जाऊंगा? सड़क के नीचे कहाँ लेके जाऊंगा? सारा उसको वेंटिलेटर पे लेके जाए, ये आइडिया ही फैलेसी है। आईसीयू के पेशेंट नहीं निकाले जाते, उनको सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, आईसीयू पेशेंट आफ्टर मदर्स वूम्ब इज आईसीयू इज द सेफेस्ट प्लेस। हमें आईसीयू को उस गंभीरता से देखना पड़ेगा कि उसको बाहर निकालना विकल्प नहीं है। वो सारी जान जाने के लिए वहाँ बैठा है और हमारी फायर की लापरवाहियों के उठा के हम बाहर कभी इस गाड़ी में लेके जाए, हमें कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके हमें क्या मालूम कि उसको क्या दवाई देनी है, हमें क्या मालूम कि उसको रात को क्या दवाई थी, हमें क्या मालूम कि उस बच्चे की माँ कहाँ है, हमें क्या मालूम कि उसको किस डॉक्टर ने क्या बोला था। तो ये हमारी एक फायर सेफ्टी का, इवैक्यूएशन का एक आधार बन सकता है? कतई नहीं। हमारा डिज़ाइन, हमारा एडहॉक सिस्टम को जब दरकिनार करेंगे, पूर्ण व्यवस्था होगी, जैसे अच्छे बड़े मुल्कों में जिसके साथ हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये ऐसे नहीं होता है। मुझे लगता है आपने जो वाक्य उद्धृत किया, बिल्कुल सर, आपने जो वाक्य उद्धृत किया वो समझाने के लिए तैयार, ये पर्याप्त है कि हमने कितनी बड़ी लापरवाहियाँ की। आपने कहा कि एक बच्चे के लिए अगर वो बीमार है तो माँ के गर्भ के बाद अगर सबसे सुरक्षित जगह है तो वो आईसीयू है, लेकिन आईसीयूज़ में ही हम अपनी लापरवाहियों से, वो आईसीयू जहाँ पर जिंदगियाँ बचाई जाती हैं, जहाँ पर मौत के मुंह से निकाला जाता है किसी को भी, बच्चे हों बड़े हों, अगर वहीं लोग लापरवाहियों की वजह से दम तोड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह सिचुएशन है। डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि आपने इस एडहॉक सिस्टम को उजागर किया हमारी चर्चा के दौरान, और आपका कहना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं, आपने देखा है, अपना अनुभव आपने साझा किया है। मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर कोई इसका समाधान नहीं बता पाएगा। इस एडहॉक सिस्टम में एक उम्मीद की राह क्या हो सर? देखिए, एक सवाल पहले उसका मैं जवाब दे दूं, जो इमरजेंसी रिस्पांस पे आपने पूछा था। जी, 2 तरीके के रिस्पांस हैं। एक तो वो है जो रिस्पांस बाय दी पर्सन्स, जो आदमी उस हॉस्पिटल या बिल्डिंग में होते हैं, जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, एक तो उनका रिस्पांस, और दूसरा रिस्पांस है फायर सर्विसेज का रिस्पांस। तो जो बिल्डिंग में आदमी काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग जितनी की ज़रूरत है फायर एक्सीडेंट के दौरान कैसे बिहेव करें, वो ट्रेनिंग उनकी नहीं है। करेक्ट। तो जो उनका रिस्पांस है वो भी बिलो स्टैंडर्ड है, और फायर सर्विस जो है जितनी जल्दी पहुंचनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं पहुंचती है।
उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या रोड की कंडीशंस ऐसी हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि फायर ब्रिगेड गोल्डन आवर में नहीं पहुंच पाएगी। करेक्ट सर। और ज़्यादा रिलायंस आपकी बिल्डिंग के जो रिस्पांस सिस्टम है उस पे होनी चाहिए। उसमें दोनों चीज़ें आती है रिस्पांस में कि जो इनबिल्ट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है वो बहुत अव्वल दर्जे का होना चाहिए। Correct. और उतने ही अव्वल दर्जे की स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जा कर के जानें बचाई जा सकेंगी। जी, सब संक्षेप में समाधान सर। किया कि जो सिस्टम, जी समाधान इसका ये है कि मुझे ये लगता है कि सरकार में नर्सिंग होम का इशू पिछले 15 साल से मेरे ख्याल से पेंडिंग में चल रहा है। इसकी क्या नियमावली होनी चाहिए, इसमें क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, इसके लिए एक लेजिस्लेशन चाहिए। और वो लेजिस्लेशन पिछले 15 साल से पेंडिंग है। तो मुझे ये लगता है कि समाधान में पहले तो सरकार को प्रायोरिटी पे इसका एक लेजिस्लेशन बना देना चाहिए कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है उसमें क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। करेक्ट सर। और दूसरा ये है कि ये मुझे तो लगता है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के उसमें या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी होनी चाहिए जो इसको वीक टू वीक बेसिस पर मॉनिटर करे कि ये बना लेजिस्लेशन या नहीं बना, और इसको सिरे तक पहुंचाए। बिल्कुल। अदरवाइज ये जैसे आपने कहा कि ये फाइलों में चीज़ें दब करके रह जाती हैं, और अगर ये रहा तो इस तरीके के हादसे रोके नहीं जा पाएंगे और मौतें होंगी। बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ। ये बिल्कुल सर, ये दर्द हम सबका है सर, ये दर्द हम सबका है, ये चिंताएं हम सबकी हैं और हर किसी के मन में ये सवाल है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अब आगे बढ़कर कुछ करना होगा। अब जिंदगी को, उम्मीदों को, मौत के ऊपर जीत हासिल करनी होगी, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। मैं आपसे बहुत लंबी बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त इतना ही है। कुछ कह रहे प्रोफेसर पाल, बहुत क्विकली सर। दो सेकेंड। डॉक्टर मिश्रा ने जिस नियमावली बनाने की बात करी है और जो मैकेनिज्म बताया है उसमें मैं सिर्फ एक सेंटेंस और ऐड करूंगा कि जिस दिन वो नियमावली बने उस दिन जाने बीच देख के इसको बनाया जाए, ना कि बिजनेस मॉडल को। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आपने जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जीसी मिश्रा, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। प्रोफेसर पाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।